टेबल बना लीजिए और पहले देख लीजिए कि मैं लिख किस तरीके से रहा हूँ, उस हिसाब से साइज देख लेना कितना रखना है। इधर लिखेंगे नेम, फ्रीक्वेंसी रेंज हर्ट्ज में, वेवलेंथ रेंज वेवलेंथ रेंज फिर है प्रोडक्शन, डिटेक्शन, उधर लिखिएगा यूजेस, प्रोडक्शन, डिटेक्शन और यूजेस। नेम तो पहला लिखेंगे रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 की पावर 4 to 10 की पावर 8, 10 की पावर 4 to 10 की पावर 8, ठीक है। वेवलेंथ रेंज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, रेडियो वेव्स के बाद में दूसरा है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स इससे आगे की तरफ थोड़ा चलेंगे। माइक्रोवेव्स है 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12, की पावर 9 to 10 की पावर 12। वेवलेंथ रेंज 0.1 मीटर to 1 मिलीमीटर। अगला लिखेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड भी वेव्स होती हैं। ये लिखेंगे 10 की पावर 11 to 5 into 10 की पावर 14, 1 मिलीमीटर to 700 नैनोमीटर। nm, स्मॉल एन नैनोमीटर। अगला लिखेंगे विजिबल लाइट, फोर इंटू 10 की पावर 14 टू 7 into 10 की पावर 14। सर थर्ड में आपने नेम क्या लिखा है? इंफ्रारेड, INFRA, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स ये इसमें होती हैं, जो ये टीवी का रिमोट होता है ना, और ये AC का रिमोट, इसमें इंफ्रारेड होती है रेंज इसकी। अच्छा, ये हो गई विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बाद में विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज होगी 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर। फिफ्थ है अल्ट्रा वायलेट, 10 की पावर 16 to 10 की पावर 17। की पावर 16 to 10 की पावर 17।
400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर है। टू 1 नैनोमीटर। सिक्स्थ लिखिए एक्सरेज। एक्सरेज 10 की पावर 16 टू 10 की पावर 19। फिर है इसकी वेवलेंथ रेंज 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। की पावर -3 नैनोमीटर। फिर है गामा रेज। गामा रेज 10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22। 10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22। और इसमें वेवलेंथ रेंज लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर। लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर। तो इनका सबसे पहले तो आपको ना ये सीक्वेंशियली याद कर लेना इसको। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। तो ये 7 तरीके का हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जितनी भी वेव्स है ना, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद जो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, जो रेडियो वेव्स है इसकी 10 की पावर 4 हर्ट्ज से 10 की पावर 8 तक होगी। फिर माइक्रोवेव्स थोड़ा सा उससे ज़्यादा 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 तक। फिर इंफ्रारेड। अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ चीज़ें ना आपको कुछ जो स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 10 की पावर 12 है, तो हमको लगता है कि अगला 10 की पावर 13 से होना चाहिए या 10 की पावर 12 के आगे से होना चाहिए थोड़ा सा। तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 तक माइक्रोवेव्स है, लेकिन 10 की पावर 11 और से 5 इंटू 10 की पावर 14 तक यहाँ तक इंफ्रारेड जाती है। यानी कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी है 10 की पावर 11 और 10 की पावर 12 वाली, उसमें माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड जो है वो ओवरलैप करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये ओवरलैप करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो अगर जैसे हमने रेनबो देखा है, तो रेनबो में ऐसा थोड़ी होता है कि विप ग्योर है तो मतलब जो ब्लू है तो ब्लू की बिल्कुल शार्प बाउंड्री हो रखी है और उसके बाद बस फिर ग्रीन है, कहीं मिक्सिंग नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर बीच में तो आपको कलर थोड़ा सा डार्क दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो उसका लोअर बैंड और अपर बैंड है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा फेडेड कलर अगले वाले कलर में मिक्स होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी थोड़ी मिक्स होगी अगले वाले में। जैसे यहाँ हम 5 इंटू 10 की पावर 14 तक भी अगर जाते हैं ना, इतनी फ्रीक्वेंसी तक भी जाते हैं तो वो इंफ्रारेड कहलाएगी। लेकिन जो विजिबल लाइट है वो 4 इंटू 10 की पावर 14 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 14 से छोटा है नहीं, 4 इंटू 10 की पावर 14, तो मिक्सिंग है, थोड़ी बहुत मिक्सिंग है। तो 4 इंटू 10 की ये 4 इंटू 10 की पावर 14 से 7 इंटू 10 की पावर 14 तक। अल्ट्रावायलेट 10 की पावर 16 से 10 की पावर 17 तक। एक्सरेज 10 की पावर 16 से 10 की पावर 19 तक। यहाँ देखिए अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज ये भी काफ़ी मिक्सअप हो रखी है। ठीक है, फिर गामा रेज 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22 तक। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज याद करनी है, ये पूछी जाती है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो कभी क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे वेवलेंथ रेंज के बारे में, कभी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस कैसे हो रही है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इनके यूजेस बहुत पूछे जाते हैं, वो भी अभी लिखवाऊंगा यहाँ पर। तो आगे वेवलेंथ रेंज देख लीजिए। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी है, वो 0.1 मीटर से ज़्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या है कि वेव की लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, लैम्बडा से डिनोट करते हैं उसको। तो वो होगा 0.1 मीटर से ज़्यादा। ठीक है, और माइक्रोवेव जो है वो 0.1 से 1 मिलीमीटर तक। तो मिलीमीटर आप समझ गए होंगे कि यहाँ मैं 0.1 मीटर बोल रहा हूँ, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 0.001। ठीक है, तो 0.1 मीटर तो बड़ी वैल्यू है और ये जो मिलीमीटर है ये छोटी वैल्यू है। तो वेवलेंथ रेंज उसकी बता दी कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर 10 की पावर 9 से 12 फ्रीक्वेंसी रेंज आपको बढ़ते हुए ऑर्डर में दिखा रखी है और ये घटते हुए ऑर्डर में दिखा रखी है। 0.1 मीटर तो बड़ी वैल्यू है ना, और 1 मिलीमीटर छोटी वैल्यू हो गई भाई। 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो 0.001 मीटर, तो वो इससे छोटा हुआ। ठीक है, तो वो घटते हुए में दिखा रखी है। ऐसे ही देखिए 1 मिलीमीटर,
1 इंटू 10⁻³ और 700 नैनोमीटर तो 700 इंटू 10⁻⁹ ठीक। तो ये घटते हुए मैं आपको दिखा रखी है, इनको याद करना होगा। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर और लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। तो आप ये देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। कैसे कैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है ना, दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दिया कि 1 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में वेवलेंथ यहाँ से, वो जो वेव है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन हुई? एक बार, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई सिर्फ, ठीक है। और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अब हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा होगी गामा रेज की, 10⁻22 के करोड़ों के भी करोड़ हो गए, 10⁻22, ठीक है। करोड़ का भी 3 टाइम्स हो गया, आई थिंक 10⁻7 होता है ना, 1 करोड़ 10⁻7 होता है या 10 करोड़ होता है, ठीक। तो आप ये देखिए कि 10⁻22 तक जा रहे हैं, तो करोड़ के भी 3 टाइम्स हो गए, ठीक है, मतलब जीरोस के 3 टाइम्स बता रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो भाई वेवलेंथ कम होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड के अंदर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वेवलेंथ ये इतनी ज़रा सी वेवलेंथ, एक वेव यहाँ से यहाँ तक आ गई तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादा सी रहेगी। तो 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ उसके आगे नैनो भी लगा दिया भाई साहब आपने, नैनो मतलब 10⁻⁹, तो 10⁻12 हो गया मीटर, और उससे भी छोटी, लेस देन दैट गामा रेज की। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम, इसीलिए वेवलेंथ हम घटते हुए ऑर्डर में दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर ज़्यादा इधर कम वैल्यू, इधर ज़्यादा इधर कम वैल्यू, 700 से 400 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 400 से 1 नैनोमीटर डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हम बढ़ते हुए ऑर्डर में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन और डिटेक्शन। अब देखिए रेडियो वेव्स में लिखेंगे रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को दिखाई ना दे तो बता देना। रैपिड एक्सेलरेशन, ये शॉर्ट में लिखा है एक्सेलरेशन, एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनसे तो प्रोड्यूस होती है कौन? रेडियो वेव्स, ठीक है। डिटेक्शन, इनका पता कैसे चलता है? लिखे यहाँ पर रिसीवर एरियल्स। ये एरियल क्या होता है? एरियल होता है एंटीना। आपने देखा होगा जो ये पुलिस वालों के पास होता है ना, वॉकी टॉकी, रेडियो वेव्स पर काम करता है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो एक एंटीना सा निकला रहता है, वो एंटीने को ही हम एरियल बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि अब तो आजकल तो खैर दिखते भी नहीं है वो रेडियो सेट्स जो हैं, अब तो सबके मोबाइल फ़ोन में रेडियो आ रहे हैं, है ना। तो रेडियो सेट्स भी हुआ करते हैं, थोड़ा बड़ा सा होता है, उसको ऑन करते हैं, उसकी ट्यूनिंग करी जाती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज सेट करी जाती है, और उसमें एक एंटीना भी होता है एल्यूमिनियम का, तो उसको ऐसे खोल कर वो निकाल देते हैं। तो डिटेक्शन मतलब रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी डिवाइस रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कैसे करता है? एंटीने के थ्रू। एंटीना मतलब एरियल, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद अगला देखेंगे इसके यूजेस। रेडियो कम्युनिकेशन, तो आम जनता के लिए तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, और जो पुलिस होती है या आर्मी होती है उनका 2 वे होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए जी, तो माइक्रोवेव्स देखते हैं। क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वॉल्व। क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन वॉल्व। माइक्रोवेव की एक खास बात होती है कि माइक्रोवेव जो है ना, हीट प्रोड्यूसिंग वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करा जाता है।
और उसमें ये दो ही चीज़ें होती हैं मेन, या तो क्लेस्ट्रॉन या फिर मैग्नेट्रॉन। जैसे हम मोबाइल फ़ोन में बोल देते हैं ना कि मदरबोर्ड जो है वही उसका मेन जो बैकबोन है वो मदरबोर्ड ही है। उसी तरीके से माइक्रोवेव डिवाइस में क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वही एक मेन चीज़ होती है जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब इनको डिटेक्ट कैसे करा जाता है, डिटेक्शन क्या है इनका? तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं? रडार कम्युनिकेशन, और एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा लिख लो, एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इंफ्रारेड की बात करते हैं। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस होता है ये इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। डिटेक्शन कैसे होता है? इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू। इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक। अच्छा जी, यूजेस में आ जाते हैं। क्या मिलिट्री यूज में होता है? हाँ, रिमोट सेंसिंग, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी उसमें यूज होगा। और हेज फोटोग्राफी, हेज फोटोग्राफी, और थर्ड यूज इसका लीजिएगा रीडिंग सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एंशिएंट वॉल्स। In reading secret writings on ancient walls, जो बहुत छोटा लिखा रहता है उसको देखने में काम आता है। ठीक है जी, अगला देखेंगे विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो है वो कैसे पता चलता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, electrons in atoms emit light when they move from one energy level
एनर्जी लेवल टू अदर। वन एनर्जी लेवल वो आप समझ ही लेंगे, जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, शेल्स, उनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एक्चुअली उनके ग्रुप को बोलते हैं एनर्जी लेवल। अच्छा, ये तो प्रोडक्शन हो गया, दिखाई दे रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर, तो वो विजिबल लाइट होती है। ठीक है, डिटेक्शन, क्योंकि विजिबल लाइट बोल रहे हैं तो इसका मतलब खुली आंखों से ही पता चल जाता है, डिटेक्ट हम इसको कर सकते हैं। तो लिखिएगा ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेती है इसको, और फोटो सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और फोटोग्राफिक फिल्म ये भी डिटेक्ट कर लेती है। उसके बाद इसके जो यूजेस हैं विजिबल लाइट के, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। यही तो विजिबल लाइट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। वो इट प्रोवाइड्स अस visible information of world around us. Second use, it can cause chemical reactions. It can cause chemical reactions. अब जरा अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट इसको देख लेते हैं। तो अल्ट्रावायलेट का जो है ये कहाँ से, ये प्रोडक्शन इसका कैसे होता है? इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। inner shell of electrons in atoms. ठीक है, फिर डिटेक्शन, फोटो सेल्स एंड फोटोग्राफिक फिल्म, वो सेम है, इसी के जैसा है। Uses in food preservation, second है in studying molecular structure, in studying molecular structure, in food preservation, in studying molecular structure, ये हो गया। अगला लिखेंगे एक्सरेज, एक्सरे ट्यूब्स और इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ प्रोडक्शन इनका होगा? एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर डिटेक्शन, फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब,
चैम्बर या आयनाइजेशन चैम्बर वही होता है जहाँ पर एक्सरे होता है। यूजेस इन मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस। सेकंड है इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड क्रैक्स। कहीं पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फॉल्ट हो रखा है या क्रैक है और वो हमको नहीं पता चल रहा है, तो वो भी एक्सरे की हेल्प से जो है वो भी कर दिया जाता है। अब आपको ये भी पता होगा कि एक्सरे की ना छोटी छोटी गन्स भी आती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर गैस की पाइपलाइन है या कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल जा रहा है या अंडरग्राउंड इंटरनेट का केबल जा रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर अगर क्रैक आ गया है या वायर टूट गया है या गैस की कहीं पर लीकेज है पाइप में, तो उसमें जो है वहाँ पर भी एक्सरे काम करती है कि अगर एक्सरे आपने पास कराया और एक्सरे चली गई, ठीक है, और वापस नहीं आई, तो समझ जाइए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं क्रैक है। और अगर वो टकरा कर वापस आ रही है तो ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये है कि जो पाइप है वो बिल्कुल ठीक है। और टकरा कर अगर वापस आ रही है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कोई बारीक सा क्रैक है, उस क्रैक में से वो आर पार निकल गई है, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं गामा रेज। गामा रेज जो है ये प्रोड्यूस कहाँ पर होती है? रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का डिके होता है तब गामा रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर नहीं काम आएगा इसका। रेडियो एक्टिव decay of the nucleus, radioactive decay of the nucleus। इसमें भी ये सेम है, फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब और आयनाइजेशन चैम्बर। गीगर ट्यूब और आयनाइजेशन चैम्बर, और जो यूजेस हैं इसके वो भी लिख लीजिए, सिमिलर टू एक्सरेज। सिमिलर टू एक्सरेज। तो इनमें से किसी की भी फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज है। आगे वाला जो है, आगे वाला आप एक बार दो बार तीन बार पढ़ेंगे ना, तो उससे भी वो चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो है वो कुछ भी सीक्वेंस बनाकर कैसे भी करके वो दिमाग में आपको बिठाना है, ठीक। तो इस वाले चैप्टर में भाई इतना ही था, ठीक है। बाकी अर्थ एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन, इसका मोमेंटम निकालने वाला, एनर्जी वाला, वो सब हटवा दिया सिलेबस में, कुछ भी नहीं है। बस ये जो 3-4 टॉपिक्स हमने करे हैं बस यही था इसमें, ठीक है। अगला फिर आप कहें तो वेव ऑप्टिक्स शुरू करवाऊँ, और नहीं तो एटम्स में तो छुटपुट चैप्टर्स हैं, जैसा आपको ठीक है। सर एक क्वेश्चन था वहाँ से, हाँ सिलेबस। सर लाइट की वेवलेंथ हमारी मूवमेंट की स्पीड पे डिपेंड करेगी? लाइट की वेवलेंथ हमारे मतलब विजिबल लाइट को हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ, हमारी आई मीन थोड़ा सा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम पर डिपेंड करेगा, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? हम पर डिपेंड नहीं करेगा, हम पर डिपेंड नहीं करेगा। हम तो बहुत छोटे से एक ऑब्जेक्ट हैं और हम उतनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, हम उतनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते कि हम वेव की स्पीड को डिस्टर्ब कर सकें। अगर करें तो मतलब क्रिश वाली बात, जैसे क्रिश घूम रहा था। सर वैसे पढ़ना चाहिए नहीं, बट नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भाई, हाँ फर्क पड़ेगा। फर्क इस वजह से पड़ेगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, अगर वेव के रिस्पेक्ट में देखा जाए, मतलब सर लाइट ये मान लेते हैं फोटोन मूव कर रहा है सर, वैसे तो ऐसे करेगा, बट हम मान लेते हैं इस तरीके से कर रहा है, हम भी इसके साथ ही मूव कर रहे हैं,
तो कैसा कुछ होगा क्या हम लाइट को ऑब्जर्व कर भी पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है हमारी आईज में, तब हम अगर लाइट अगर हमारी आईज तक नहीं पहुंच पा रही है तो फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे आखिरी इमेज एक कांस्टेंट इमेज रहेगी, मतलब मान लेते हैं कि सर बाद में डिस्कस करते हैं सर। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। ठीक है, ये चार्ट बना लिया ना सभी ने? ठीक है भाई, इसको रख लेना। ये इस चैप्टर में 1 या 2 नंबर दिला सकता है, वेटेज कमी है चैप्टर में। 1 मिनट में आ सो जाया करो, तुम टाइम से बीमार पड़ जाओगे, सही बता रहा हूँ। मैं देख कर ही समझ में आ रहा है, नींद पूरी नहीं होगी। दे दिया तुमने?
ठीक है मुझे अच्छा तुम्हें नहीं दिया था ना, ठीक है ये देखिए ना। हाँ जी सर। सर लाइट के एम्पलीट्यूड चेंज होने पर किस तरीके से फर्क पड़ता है ऑब्जर्वेशन से? एम्पलीट्यूड हाँ, क्योंकि वेवलेंथ सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, एक्सेंट जो चेंज करे तो तो किस चीज़ पर क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन पर। मतलब नहीं इसको करेंगे आराम से डिस्कशन, आराम से करेंगे, बहुत सारी चीजें पहले मेरी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उसमें। आराम से मैं वेव ऑप्टिक्स ही करवा रहा हूँ फिर स्टार्ट। आज फिर छोड़ो, फिर आज इतना ही कर लो, ठीक है आज इतना ही कर लो। हाँ बेटा, अरे हाँ टेस्ट जो है ना वो इस संडे को ना लेकर मतलब और 2-4 दिन बाद में दूंगा, बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी जरा बेफिक्र रहिए और पढ़ लो इस चैप्टर को ढंग से, सारे नोट्स हैं इसमें, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। आज इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स कर रहा हूँ स्टार्ट। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ना छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी निपटेंगे। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा है तो जल्दी निपटा लेंगे इसको, दिसंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होना है। और आप रे ऑप्टिक्स तैयार करके रखिए, मैं बता दूंगा, 2-3 दिन दे दूंगा। सर हाँ। मेरे पीछे के भी चैप्टर कंप्लीट हाँ। हो जाएंगे दिसंबर तक। सब करा दूंगा मैं, चिंता मत करो, डबल आना पड़ेगा। हाँ जी।